ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए। मिलती नहीं है मंजिल यूं ही आराम से, तपता भी है सोना ज़ेबाइश के लिए। ख़वातीन की जद्दोजहद, मुश्किल हालात, परेशानी से कामयाबी तक के सफ़र को दिखाता और दर्शाता हमारा प्रोग्राम ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, हर मंगलवार रात 9:30 बजे और हर बुधवार दिन में 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू। खुशबू की पोशाक पहनकर कौन गली में आया है, कैसा ये पैगाम रसा है, क्या क्या खबरें खिलाया है। खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। और यकीन मानिए हम भी आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए आए हैं, और कुछ ऐसी बातें करने के लिए आए हैं जो हमें ज़िंदगी में तरकीब देती हैं कि हम आगे बढ़ें और ज़िंदगी में कुछ नया करें, और कुछ ऐसा नया करें कि हमारे सामने एक नया समाज हो। और हम हर एक हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ सकें जो आपको आगे बढ़ने की तरकीब दे सके। जी हाँ, बात कर रही हूँ गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। आज फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज फिर हम आपको कुछ ऐसी कहानियाँ दिखाएंगे जो यकीनन हम सब की ज़िंदगी बदलने में मुआविन साबित होंगी। तो चलिए करते हैं आगाज़ गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 93 साल से ज़्यादा है, लेकिन उनका जज्बा गज़ब का है। आपको हम यहाँ बता दें कि आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो कपड़े के बैग बनाती हैं, और उन्होंने किसी वक्त में 100 रुपये जमा किए थे, सिलाई मशीन खरीदी थी और उससे आलूदगी को दूर कर रही हैं और कपड़े के बैग बना रही हैं। और यकीन मानिए उन्होंने अब तक तकरीबन 35,000 से भी ज़्यादा बैग गरीबों में तकसीम किए हैं। तो चलिए मिलते हैं इस शख्सियत से। उम्र के इस मरहले पर जिसमें लोग आराम करने के बारे में सोचते हैं, इस जमाने में जब लोग ये कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, इस उम्र के लोगों के लिए एक मजबूत मिसाल हैदराबाद की 93 साला मधुकांत भट्ट के तौर पर सामने आई है, जो माहौलियाती तहफ्फुज के लिए बेकार कपड़ों से खूबसूरत हैंडबैग बनाती हैं। इनकी उम्र ने उन्हें अपने शौक को आगे बढ़ाने से कभी नहीं रोका। टेक्सटाइल के फुजले से माहौल दोस्त कपड़े के थैले सिलाई करने का इनका जोश उम्र के साथ साथ बढ़ता ही गया है। 4 सर्जरियों से गुजरने के बावजूद 93 साला मधुकांत भट्ट टेलरिंग का वो कारोबार जारी रखे हुए हैं जो उन्होंने 1950 की दहाई में शुरू किया था। अब तक 35,000 से जायद कपड़ों के थैले मुफ्त तकसीम कर चुकी हैं। इनका मकसद लोगों को माहौलियात से आगाह करना है। पूरे जोश और अज़्म के साथ मधुकांता कभी भी बेकार नहीं बैठना चाहती और माहौल के तहफ्फुज में अपना हिस्सा लेने के मकसद के साथ साथ अपना काम जारी रखना चाहती हैं। सोफा का कवर बदली करते हाँ, तो पुराना कवर निकलते नहीं। हाँ, तो वो मेरी सहेली है साहब साहब, हाँ, तो उसको मैं बोली हाँ, तुम पुराना कवर फेंक मत दो। मैं लेके आती थी, मेरा चौकीदार लेके आता था। अभी बड़े घर में बड़े बहुत सारा निकलता था, 4, 5, 6 सोफा का, तो 100, 70, 80 ठेलियां होती थी एक का। उसको धो के कटके करके सब तैयार करके फिर उसको देती थी, वो उसको होना उतर रखते थे। फिर मेरे को बोलते थे तुम रखो, मेरे को नको। तो मैं काम वाले को, लाइट वाले को, संडास वाले को, कौन भी आए उसको मैं देती थी, ये लेके जा ठेला। मेरे पास में बहुत हो गए ठेले, मैं उसको सबको देती थी। जामनगर गुजरात की रहने वाली मधुकांता जब बलवंत राय से अपनी शादी के बाद 19 साल की थीं तो हैदराबाद चली गईं। उन्हें पढ़ाई, क्रिकेट और टेलरिंग में गहरी दिलचस्पी थी। 1955 में इन्होंने किसी न किसी तरह 100 रुपए बचाए थे और एक सिलाई मशीन खरीदी थी।
बगैर किसी बाकायदा तरबियत के इन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। इन्होंने मुशाहिदे से कपड़े काटना और डिजाइन करना सीखा। तब से वो कपड़े सिलाई कर रही हैं। पहले अपने घर वालों के लिए और बाद में समाज के लिए टेक्सटाइल के फुजले से जो दूसरी सूरत में लैंडफिल में चला जाता है। मधुकांता की उम्र भले ही 90 साल से ज्यादा हो, लेकिन वो आराम करना पसंद नहीं करती। वो कहती हैं कि कोई खाली बैठकर क्या करेगा। मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिलाई करती हूँ क्योंकि ये मेरा शौक है, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि इससे माहौल को भी मदद मिल सकती है। मधुकांता का सिलाई का शौक दूसरे ममालिक में भी फैल गया है। इन्होंने माहौल के तहफ्फुज की जरूरत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए अपने बैग बैरूनी मुल्क भेजे हैं। मधुकांता के सिले हुए कपड़ों के थैले की अमेरिका और लंदन जैसे कई ममालिक में मांग है। मधुकांत भट्ट के बेटे नरेश भट्ट ने बताया कि उनकी वालिदा शुरू में खानदान के लिए और बाद में गरीबों के लिए कपड़े सिलाई करती थी। उन्होंने बेकार कपड़ों से हाथ के साइज के थैले सिए और हमने उन्हें गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। इनकी 4 सर्जरी हुई है, फिर भी थैले सिलाई करने और गरीबों में तकसीम करने की इनकी चमक कम नहीं हुई। इस तरह मधुकांता भट्ट हर एक को माहौल के तहफ्फुज की अपनी फितरी ख्वाहिश के साथ तरगीब देती हैं और यही चीज उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मस्ती की पाठशाला में। आपको बता दें जनाब कि यहाँ सिर्फ मस्ती ही नहीं कराई जाती है, बल्कि यहाँ बच्चों को तालीम भी दी जाती है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि बच्चों को कई सारे ऐसे खेल भी खिलाए जाते हैं जिससे उनकी नश्व नुमा की जा सकती है। तो चलिए मस्ती की पाठशाला में चलते हैं। और हाँ, यहाँ आपको हम ये तो बताते चलें कि यहाँ पर उन बच्चों को तालीम दी जाती है जो बेहद गरीब हैं। उन बच्चों को तालीम से आरास्ता कराया जाता है जो कूड़ा कचरा बीनते थे, लेकिन आज उन्हें एक नई सिमत दी जा रही है, रोशनी की एक ऐसी सिमत जिससे उनकी ज़िंदगी बदल रही है। तो चलिए मस्ती की पाठशाला में चलते हैं। कहा जाता है कि बच्चों का मुस्तकबिल उनकी तालीम पर मुनहसिर है। तालीम इंसान के अंदर छिपे हुए अच्छे ख्यालात पैदा करती है, इंसान की जिंदगी की राहें हमवार करती है। आज हम जयपुर में तालीम के मंदिर के बारे में बात करेंगे। मस्ती की पाठशाला जो दारुल हुकूमत जयपुर की कच्ची आबादियों में वाक़ है। इस स्कूल में बच्चे न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों में भी महारत हासिल करते हैं। मस्ती की पाठशाला में गिनती, पहाड़े, अनाराम, ABCD सिखाया जाता है। और लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, आई विल टीच यू। इस मस्ती की पाठशाला को चलाने वाले सामाजिक कारकुन अनुज श्रीवास्तव का कहना है कि इस मस्ती की पाठशाला के जरिए उन लोगों के बच्चों को जो भीख मांगकर और कचरा उठाकर जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें समाज के दरमियानी धारे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मस्ती की पाठशाला इस स्कूल में अब तक 25 से ज्यादा बच्चों को तालीम की राह दिखाई जा चुकी है। अब इन बच्चों ने बाकायदा स्कूल जाना शुरू कर दिया है। इनके परिवारों में 7 पीढ़ी से शिक्षा नहीं आई। ये कभी शिक्षा का या तो किसी ने प्रयास नहीं किया या किसी भी तरीके से ये शिक्षा के दरवाजे पे नहीं गए। फिर हमने मस्ती की पाठशाला का एक अभियान चलाया कि हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ हमें सिर्फ मस्ती करनी है और यहाँ खेल कूद करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे, जिसकी जो इच्छा है वो हम सबके साथ यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। और उस खेल में, उस मस्ती में इनको हम शिक्षा के नज़दीक लेकर आए, शिक्षा का महत्व बताया। मस्ती की पाठशाला में कच्ची आबादियों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद बच्चे न सिर्फ तालीम से जुड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें उनके बेहतर मुस्तकबिल की सिमत भी अता की जा रही है मस्ती की पाठशाला के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाकई ऐसे ही लोग समाज में एक नई तस्वीर बनाते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको कुछ ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करा सकें। तो बस रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का।
और चलिए अब आपको बताते हैं बायोचार किल प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पराली जलाने से आलूदगी फैलती थी उससे हमें आज़ादी दिलाएगा। और वाकई ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ज़मीन की जो मजबूती होती थी, जो उसकी ज़रखेज़ी होती थी, उसको भी बरकरार रखेगा। किसान इससे जुड़कर बेहद खुश हैं और एक नया समाज बना रहे हैं, एक नई तामीर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़कर ये किसान। दिन ब दिन आलूदा होने वाले माहौल को बचाने, बगैर ऑक्सीजन के फसलों की बाक़ियात को जलाकर जमीन की जरखेज़ी बढ़ाने, मिट्टी के पानी के भिगोने की ताकत को कम करने और जमीन में नमी बरकरार रखने की कोशिशें की जा रही हैं। बायोचार किल प्रोजेक्ट के जरिए होल्डिंग के जरिए पंजाब में किसानों पेप्सी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडल अमलोह के गांव बरुंगा जेल में कामयाब किसान बायोचार मुहिम चला रहे हैं। ये काश्तकार जानते हैं कि खुले में पराली जलाने से आलूदगी फैलती है, जहां लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वहीं बायोचार भट्टा प्रोजेक्ट की जानिब से लगाई गई भट्टी में फसल की बाक़ियात को जलाने से फसल की बाक़ियात को तकलीफ होती है। मकई, गन्ने वगैरह को जलाया जाता है। इस बायोचार से कंपोस्ट यानी कच्चा कोयला हासिल किया जाता है, जिसको मुख्तलिफ फसलों में इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार और फसल हासिल की जा सकती है। इस मंसूबे से जहां आलूदगी में कमी आएगी, वहीं जमीन के मेयार और पानी की गुंजाइश में इजाफा होगा। ये बायोचार कंपोस्ट मंसूबा इंतहाई कम लागत पर तैयार किया जाता है और 48 से 72 घंटे में 2 से 2.5 क्विंटल बायोचार कंपोस्ट को बगैर ऑक्सीजन के इस भट्टी में 10 से 12 क्विंटल फसल की बाक़ियात को जलाकर तैयार किया जा सकता है। तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। PCI प्राइवेट लिमिटेड ने बायोचार किल प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाया है, जो किसानों को तमाम जरूरी आलात और मशीनें फराहम कर रहा है। पहला प्रोजेक्ट पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में कायम किया गया है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी ने 2016 में कायम किया था माजीवाड़ा लुधियाना जिले में। तो इसमें बायोचार किल में एक जो किल है जो आप देख पा रहे हैं, और इसका जो फ़ायदा है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का वो ये है कि जो इससे बायोचार बनता है उसमें कार्बन पूरा रिटेन हो जाता है। तो जो ओपन में आग लगाई जाती है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक तो कार्बन पूरा रिटेन हो रहा है, प्लस जो बायोचार बन रहा है उसकी अपने आप में न्यूट्रिशन कैपेबिलिटीज़ बहुत है। मतलब सॉइल हेल्थ बढ़ाने में, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। काबिल जिक्र बात यह है कि ये मुहिम भारत की शुमाली रियासतों में पराली जलाने के संगीन मसले का हल फराहम करेगी और अब इन लोगों की कोशिश ये है कि इस मुहिम में दीगर इलाकों के किसानों को भी जोड़ा जा सके, ताकि फसलों की बाक़ियात को भट्टियों में जलाने की कोशिश जारी रहे और इससे माहौल भी साफ सुथरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और चलिए अब आपको बताते हैं लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास एक ऐसी ग्रास है जिसे किसान काश्त कर रहे हैं। किसान जब लेमन ग्रास उगाते हैं तो ख़ास बात यह है कि उनकी ज़िंदगी बदल रही है। न सिर्फ वो तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि माली तौर पर भी ये लोग बेहद खुश हैं। और ख़ास बात यह है कि अपने तिब्बी फ़वाइद की वजह से भी लेमन ग्रास बेहद मशहूर है। तो चलिए इन किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि लेमन ग्रास किस तरह से उगाई जाती है और ये किसान कैसे खुश हो रहे हैं। बांका जिले के किसान बंजर जमीन पर लेमन ग्रास काश्त करके माली तौर पर काबिल हो रहे हैं। काश्तकार बताते हैं कि लेमन ग्रास बंजर जमीनों पर बआसानी उगाई जा सकती है और अपनी तिब्बी खुसूसियात की वजह से मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। स्थिति चलते इसमें कुछ लगा नहीं पाते थे, पानी का भी स्रोत नहीं था और बांका के DO के द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई
कि लेमन ग्रास लगाइए, इसमें बंजर भूमि है, इसमें लगाइए, आपको बेनिफिट भी होगा। कुछ दूसरा चीज़ नहीं होता था, इसमें लेमन ग्रास लगा दिए, जिसमें एक बार काटते हैं 3 साल तक हम लोग उसको चलाते रहते हैं। सरकार से कुछ लाभ मिला है? हाँ, अनुदान मिला है। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर सुप्रभात का कहना है कि जिले में 3,500 एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन इसकी काश्त के लिए मौजूद है। वो बताते हैं कि अर्क से निकाला गया तेल बेचकर किसान 1300 से 1500 रुपए फी लीटर तक कमा सकते हैं। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि बांका जिला में लगभग 3500 एकड़ भूमि जो है बंजर भूमि पड़ा हुआ है, और उसका एक ही विकल्प है कि लेमन ग्रास की खेती, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ बारिश पड़ जाए तो हम साल में कम से कम 2 फसल ले सकते हैं, और इरिगेशन की अगर सुविधा देते हैं तो साल में हम लोग 3 फसल लेते हैं। बंका जिला इंतजामिया भी किसानों को इस खेती के लिए तरकीब दे रही है। जिला मजिस्ट्रेट अंशुल कुमार का कहना है कि किसानों को जिले में 1000 एकड़ अराजी पर लेमन ग्रास की काश्त के लिए तरकीब दी जाएगी। बांका जिला परंपरागत तरीके से एक बंजर क्षेत्र है, और यहाँ पर आमतौर पे जैसे फसल होती हैं या फिर पेड़ होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग कृषक नहीं कर पाते हैं उसको आमदनी के लिए। और लेमन ग्रास जो है वर्तमान समय में एक हम लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1000 एकड़ के करीब जो है उसमें हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग प्लांटेशन कराएंगे, और लगभग 350 एकड़ पे ये ऑलरेडी प्लांट भी हो गया है। लेमन ग्रास फार्मिंग बंका के किसानों को माली तौर पर काबिल बना रही है। तवक्को है कि इससे तहरीक लेकर दूसरे अजला के किसान भी लेमन ग्रास काश्त करने की तरकीब लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बस रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि कुत्तों से बेहतर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इंसान के लिए वफादार कहलाए, और ये बात सच भी साबित होती है। लेकिन कई बार गली कूचों में हम ऐसे कुत्ते भी देखते हैं जो भूखे होते हैं या फिर जख्मी होते हैं। उन कुत्तों की कोई देखभाल नहीं करता। आज हम आपको एक ऐसे आश्रम में लेकर चलते हैं जहां गली कूचों में रहने वाले कुत्तों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें खाना दिया जाता है, अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज भी किया जाता है, और साथ ही साथ म्यूज़िक थेरेपी से उनका मूड भी बेहतर किया जाता है। तो चलिए आपको इस आश्रम में लेकर चलते हैं और जानते हैं कि कुत्तों का इलाज यहाँ कैसे किया जाता है। डॉग्स इंसानों के सच्चे और वफादार दोस्त होते हैं। तमाम कुत्तों से मोहब्बत करने वाले उन पर जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कई बार डॉग्स की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। गुजरात के राजकोट में सद्भावना आश्रम शुरू किया गया है। यहाँ आवारा, बेघर और जख्मी कुत्ते रखे जाते हैं। बीमार कुत्तों का भी इलाज किया जाता है। इस डॉग आश्रम में राजकोट के आसपास के कई देहातों से डॉग्स को लाया जाता है, जिनमें जूनागढ़, अमरेली और गोंदल शामिल हैं। तकरीबन 2 माह कब्ल इस डॉग आश्रम को 50 डॉग्स के साथ शुरू किया गया था। इस वक्त यहाँ 135 डॉग्स हैं। हमने 2 महीने पहले शुरू किया है। ये शायद गुजरात का तो नहीं पर राजकोट का शायद पहला आश्रम है कि यहाँ इतने सारे डॉग मौजूद है। यहाँ पे अलग अलग बीमारी के डॉग है। कोई ऑर्फन डॉग है, पैरालाइज्ड डॉग है, और ये ब्लाइंड डॉग है, और कोई एक्सीडेंट में उसका पैर में चोट लग गई है, तो ऐसा डॉग भी यहाँ पे मौजूद है। तो टोटल 135 डॉग यहाँ पे अभी मौजूद है। 2 महीने पहले हमें 50 डॉग से शुरू किया था। इस आश्रम में कुछ कुत्ते यतीम हैं और कुछ पालतू भी हैं। वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, कुछ फालिज का भी शिकार हैं, कुछ नाबीना हैं, और किसी का तो बाजू भी नहीं है और किसी की टांगे भी नहीं हैं। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ डॉग्स का फौरी इलाज किया जाता है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं।
यहाँ पे डॉग के ट्रीटमेंट के लिए 24 आवर्स डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं, तो इसी को कोई दिक्कत न हो। अभी तो हमारे पास इतने डॉग हैं, पर इन फ्यूचर हमें 500 डॉग रखने की भी पूरी व्यवस्था है हमारे पास, कि फ्यूचर में 500 डॉग हो जाए तो भी हम रख सकते हैं। इस आश्रम में न सिर्फ इलाज किया जाता है, बल्कि बीमार डॉग्स की इलाज के लिए यहाँ हर तरह की थेरेपी भी दी जाती है, जिनमें से एक म्यूजिक थेरेपी भी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि म्यूजिक थेरेपी से कुत्तों का इलाज भी किया जा सकता है और उनका मूड इससे बेहतर हो जाता है और वो खुशी महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब हम आपको एक ऐसे सरपंच से मिलवा रहे हैं जो कूड़े के बदले सोने का सिक्का देते हैं। हैरान हो गए ना आप? जी हाँ, हैरानी की बात ही है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका गांव आलूदगी से पाक हो, उनका जो आसपास का माहौल है वो बेहद साफ सुथरा रहे। इसीलिए वो ये खास काम कर रहे हैं। लोग उनकी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। तकरीबन 20 किलो अगर उन्हें कोई कूड़ा देता है तो वो सोने का एक सिक्का उन्हें देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर पॉलीथीन को इस तरह से दूर कर दिया जाए अपने आप से, समाज से, तो कितना खूबसूरत समाज हमारे सामने हो सकता है। आलूदगी से हम पाक रह सकते हैं, पर्यावरण हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो सकता है और साथ ही साथ इस गांव की जो तालाब हैं उनको भी साफ सुथरा किया जा रहा है। किस तरह से सरपंच करते हैं काम और गाँव वाले उनका किस तरह से देते हैं साथ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो चीज एक आदमी के लिए आम सी बात हो सकती है, वो किसी दूसरे आदमी के लिए खजाना साबित हो सकती है। और यकीन मानिए, जनूबी कश्मीर के एक सरपंच ने अपने गांव को कचरे से पाक बनाने के लिए एक ऐसी ही मुनफरिद सी पहल शुरू की है। जी हाँ, जनूबी कश्मीर के एक सरपंच ने अपने गांव को कचरे से पाक करने के लिए वो काम कर दिखाया जिसका आप सोच भी नहीं सकते। फारूक अहमद लोगों को कूड़े के बदले सोने का सिक्का देते हैं। जी हाँ, ये एक हैरानकुन बात है, लेकिन जो भी प्लास्टिक का कचरा नदियों और नालों में जाने की बजाय जमा करता है, वो गांव के इस शख्स को सोने का सिक्का देते हैं। ताहम ये फुजला 20 क्विंटल या उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। हमने गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड का एक नारा दिया और उस नारे को हमने हाल ही में 2 गोल्ड कॉइन्स दी। हमने हर दिन जो है 2 घंटे इसमें रखा और 2 सफाई साथी हमने नियुक्त किए अपने इसमें हलके में। आपको गोल्ड कॉइन मिला है इसमें? बिल्कुल। कितना प्लास्टिक आपने दिया था? करीबन 5-6 क्विंटल उस टाइम मैंने जमा किए थे। कहाँ से, कैसे जमा किए? अपने गांव से ही किए थे जमा। अच्छा, तो कितना टाइम देते थे आप इस अभियान में? मैं करीबन हर रोज 2 घंटे देता था। तो जब लास्ट में देखा तो सबसे ज्यादा मेरा था, मैं अव्वल नंबर पर था, इसलिए मुझे ही दिए गए। इस माहौल दोस्त इक़दाम का मकसद तमाम गांव को प्लास्टिक से पाक बनाना है, क्योंकि ये देहात में माहौलियात के लिए बहुत तशवीशनाक बात बन गई है। प्लास्टिक के फुजले के जमा होने का बराह रास्त ताल्लुक पानी और जमीन के मेयार के बिगड़ने से है। इस सूरत हाल में जहां हमारा माहौल गैर इन्हेतात पजीर प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, बैग्स, सैनिटरी पैड्स, डायपर्स के खतरनाक फुजले से घिरा हुआ है और अगर इसका बरवक्त तदारुक न किया गया तो आने वाले सालों में हमारे दरिया खुश्क हो जाएंगे। हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा और हमारी जमीन किसी भी किस्म की काश्तकारी के लिए नामुनासिब होगी। यहीं पे हमने साथ में एक जगह रखी है, वहाँ पे उसको जमा करते हैं और फिर हर 15 दिन बाद उसको हम जमा करके 15 दिन बाद जब हम उसको जमा करते हैं और उसको सेग्रीगेट एट सोर्स करते हैं। एट सोर्स सेग्रीगेट करने के बाद फिर हम प्लास्टिक, पॉलिथीन अलग निकालते हैं और जो बोतल्स और जो रिसाइकलेबल चीजें हैं वो अलग निकालते हैं। अगर लोग इनाम के बदले पॉलिथीन जमा कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। जब लोगों ने ये ऐलान सुना और तब्दीली का नारा सुना तो बेहद खुश हो गए। फारूक अहमद पेशे के एतबार से वकील भी हैं। इन्होंने गांव वालों को अपने घरों में कचरे के लिए एक गड्ढा बनाने के लिए राजी करके इस बात को यकीनी बनाने के लिए शुरू किया कि गीला कचरा बाहर न जाए। अब यहाँ के लोगों की करारदाद है कि वो 2023 तक अपनी ग्राम पंचायत को साफ सुथरा और हरा भरा बनाएं। पंचायत के मुताबिक पॉलिथीन को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा और हर घर को पॉलिथीन की जगह 3 कपड़े के थैले फराहम किए जाएंगे। इलाके के नौजवानों ने एक क्लब भी बनाया है जो मुआशरे की बेहतरी के लिए इख्तराई आइडियाज को अमली जामा पहनाने में मदद करता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, कुछ लोग दुनिया से हटकर निराला काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें समाज में एक नई रोशनी पैदा होती है और उसके साथ हर एक शख्स जुड़ जाता है, हर एक शख्स की ज़िंदगी बदलने की कोशिश की जाती है। और ऐसे ही लोग ज़िंदगी में कुछ हट कर करने का जज्बा रखते हैं, नेक जज्बा रखते हैं। अब आप ज़रा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान ये जज्बा रखे, कुछ बेहतर करने की कोशिश करे, तो हमारे सामने कितना खूबसूरत समाज होगा। तो बस जाने से पहले हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो रख ही सकते हैं, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, बाय बाय एंड टेक केयर। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्हें